हाँ भाई, चालू करें। चलो देखो, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। अब क्या करना है, मिक्सचर बना रहा है। अब मिक्सचर ऑफ एसिड भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ बेस भी हो सकता है, मगर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट पूछेगा तो कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट की। अब देखिए, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? हमारा फार्मूला ये है, मोलारिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही फार्मूला है ना। अब गौर से बात को समझिएगा, किसका मोल रखना है। मोल हमेशा उसका रखा जाएगा जिसकी मोलारिटी निकालनी हो। मोल हमेशा उसका रखा जाएगा जिसकी मोलारिटी निकालनी हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सबके लिए कॉमन है। रूम का साइज हम सबके लिए कॉमन है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सबके लिए सेम ही होगा, कोई भी आयन हो कंटेनर में। कंटेनर का कोई भी आयन हो, उन सबके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम ही होगा, क्योंकि उसी कंटेनर में सबके सब पड़े। मगर सबके मोल अलग अलग होंगे। तो यदि आपको मोलारिटी निकालनी है तो जिसका मोल रखोगे उसी का मोलारिटी आ रहा होगा। जिसके मोल रखोगे उसी की मोलारिटी आ रही होगी। तो पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लो कि भाई हम जिसका मोल रखेंगे उसी की मोलारिटी आ रही होगी। यदि किसी आयन या सॉल्ट की मोलारिटी पूछेगा तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जिसके मोल रख दिए उसी की मोलारिटी आ गई। और नीचे क्या रखना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ये देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं तो थोड़ा सा हम लोगों को पता चलेगा कि करते कैसे हैं। देखिए, मैंने क्या किया, दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। एक, ये मैंने मान लो लिया 1 लीटर 0.2 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक। अब ये मैंने ले लिया 2 लीटर 0.4 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अब ये हमारा क्या आया? दो सॉल्यूशन को आपने मिलाया है, तो जब इन दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ गया। ये हमारा आया रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखो, क्लियर है ये बात? सही है। अब जरा गौर से देखो, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया है उसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 लीटर ये डाला, 2 लीटर ये डाला, तो ये कितना हो गया? 3 लीटर, ठीक। अब वो मेरे से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो, वो कह सकता है कि यार मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट बताओ। वो कह सकता है कि मोलारिटी ऑफ NaCl बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन में। वो कह सकता है वो कह सकता है कि मोलारिटी ऑफ सोडियम आयन बताओ। वो कह सकता है कि मोलारिटी ऑफ कार्बोनेट आयन बताओ। इतनी सारी मोलारिटी पूछ सकता है, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी काउंट करा दी कि वो क्या क्या पूछ सकता है। अब करना कैसे है, जरा गौर से समझिएगा। उसने कहा एक सॉल्ट जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलारिटी 0.2 मोलर है, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है 2 लीटर 0.4 मोलर NaOH सॉल्यूशन के साथ। मिक्स करने के हाँ, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसमें आप मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोलारिटी ऑफ NaCl या मोलारिटी ऑफ सोडियम आयन या Cl आयन या कार्बोनेट आयन निकालो। तो देखो यार, ये कितना रद्दी क्वेश्चन होते हैं, कैसे करने जरा समझो। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट कराता हूं, जैसे आप उसको यूज कर पाए। अच्छा ये बताओ, इसको इधर ले आए तो क्या आएगा? मोल ऑफ सोल्यूट
m इंटू वी। तो यार मोल ऑफ सॉल्यूट का एक फार्मूला आ गया, जब भी कहीं कंसंट्रेशन दिया है और मोल निकालना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी और उसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्यूट के मोल मिल जाएंगे। ये देखो, और ये कहां से आ रहा है, इसी फार्मूले से आ रहा है। मोल ऑफ सॉल्यूट, उसकी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाता है, मोल। चेक करो, यदि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोल मिल जाता है। ये देखिए, ठीक। अब वो कह रहा है कि यार सोडियम कार्बोनेट के मोल निकालो। इसमें यदि सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी निकालनी तो हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला वो लिखा है। तो सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी निकाल लो तो मोल किसके चाहिए, सोडियम कार्बोनेट के। जिसकी मोलरिटी निकालोगे उसके मोल ऊपर लिखे जाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी निकालना है तो मोल किसके रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के। वॉल्यूम किसका रखेंगे, सॉल्यूशन का। तो यार हमसे कहा गया सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी निकालो, तो गौर से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 3, 1 लीटर, 2 लीटर, टोटल 3 लीटर। अब सोडियम कार्बोनेट के मोल कैसे आएंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये NaCl है। तो जब हम M इंटू वी करेंगे तो बताओ जरा किसके मोल आएंगे, कंसंट्रेशन किसका है, सोडियम कार्बोनेट का, तो मोल भी किसके आएंगे, सोडियम कार्बोनेट के आएंगे। मोल भी किसके आएंगे, सोडियम कार्बोनेट के। जिसकी मोलरिटी दी होगी उसी के मोल आएंगे, M इंटू वी, M इंटू वी। तो M इंटू वी करने से मोल किसके आ गए, सोडियम कार्बोनेट के। अब इसके पास सोडियम कार्बोनेट है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जो सोडियम कार्बोनेट होंगे इतने ही होंगे, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो जितने सोडियम कार्बोनेट यहां है उतने ही सोडियम कार्बोनेट यहां है। और मोल कैसे मिल गए, M इंटू वी करने से। क्लियर है, तो भाई मोल ये आ गए और रिजल्टेंट सोल्यूशन 3 लीटर था, हमारा आंसर आ गया 0.066 m। क्लियर है, जिसकी मोलरिटी निकालनी है उसके मोल रखोगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखोगे। अब मोलरिटी निकालने में इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है, क्या ध्यान रखना है कि M इंटू वी करने से मोल आता है, और M इंटू वी करने से किसका मोल आएगा, जिसकी मोलरिटी दी होगी। सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी दी थी तो सोडियम कार्बोनेट के मोल आए, इसके पास सोडियम कार्बोनेट था नहीं, तो यदि 2 मोल सोडियम कार्बोनेट है तो यहां पर भी 2 ही होगा। सही है। अच्छा, अब NaCl आओ, तो सोल्यूशन कितना हो गया, 3। अब NaCl के मोल कितने होंगे, इसके पास तो NaCl है नहीं, सिर्फ इसके पास है। तो M इंटू वी करने से क्या हुआ, मोल बना। किसके मोल बने, NaCl के। तो NaCl के मोल आ गए 0.8, और वही मोल यहां पर भी होंगे, तो आपने सीधा सीधा उठा के उसी तरह से यहां पर भी रख दिया। अब डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 2 आ गया, 7 त्रिक 21, 1 आ गया 3, या चलो यहीं तक रखते हैं। क्लियर है, इस बार मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। बात समझ पाए कैसे किया भाई, मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। NaCl इसके पास से आएगा नहीं, सिर्फ इसके पास से आएगा, ठीक है, बात सही है ना। अच्छा, अब खेल यहां से है, कहा जा रहा है मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन निकालो, तो भाई जिसकी मोलरिटी निकालेंगे उसके मोल लिखेंगे। अब सोडियम आयन दोनों में है, तो अब बताओ, आपको मालिक्यूल के मोल दिए हैं तो आयन के मोल निकालना सिखाया है, तो भाई मालिक्यूल के मोल कितने हैं, 0.2, तो सोडियम आयन के कितने होंगे, तो 0.4 मोल यहां से आ गए, 2 लिखा है ना, तो 2 इंटू 0.2। आयन के मोल निकालने सिखाए थे ना कि भाई सीधा यहां से मल्टीप्लाई मार दो, तो 2 इंटू 0.2, तो मोल ऑफ सोडियम आयन। अब यहां से कितने आएंगे, मालिक्यूल के मोल कितने, 0.8, तो 1 इंटू 0.8, तो 0.8 यहां से आ गए, 0.4 यहां से आए, 0.8 यहां से आए, तो यहां पे कितने हो गए, 1.2 मोल हो गए सोडियम आयन के।
तो मोल ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय, ओ ये तो हिल जाएगा। तो देखो मोल ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम, वैल्यू कितनी आ गई 0.4 मोलर। अब बात आती है मोलरिटी ऑफ कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट इसके पास है, इसके पास तो है नहीं। अब कार्बोनेट के नीचे कितना लिखा है 1, तो 0.2 इंटू 1, तो कार्बोनेट के मोल कितने निकले 0.1। कार्बोनेट के मोल 0.2 निकलना है, ठीक है ना भाई। मालिक्यूल के मोल इंटू नीचे के प्रफिक्स, नीचे कार्बोनेट के नीचे कितना लिखा है 1, तो 0.2 इंटू 1 कार्बोनेट के मोल आ गए। तो कार्बोनेट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। सही है, समझ पा रहे हो कैसे करते हैं? हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, जिसकी मोलरिटी पूछ रहा है उसके मोल ऊपर डालना है, बस मोल निकालना सिखा रहे हैं। तो मोल निकालना वैसे पहले भी सिखा चुके हैं, मगर फिर भी क्योंकि वो अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में मोल का रिप्रेजेंटेशन है। तो कर लोगे? अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखिए आप लोग इसको करिए। पूछ रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। देखिए अब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी नहीं निकालनी है। ये उसको ठीक कर देता हूं, भाई ने छापने में दिक्कत कर दी होगी। अब जरा देखो बच्चों, करो। अब जिसकी भी मोलरिटी निकालनी है उसके मोल चाहिए और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यही तो चाहिए अपने को। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ये है, 400 ml ये है, दोनों को मिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 500 ml। भाई 100 ml आपने ये डाला, 400 ml ये डाला, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 500 ml। तो इसका मतलब ये बात तो ऐसे आ गई 500 ml, ठीक। अच्छा ml में लिख रहे हो, तो जब ml में लिखोगे तो 10 की पावर 3 आएगा। अब बस मोल ऑफ सल्फेट आयन मिल जाए। इस पे सल्फेट आयन है, यहां पे सल्फेट आयन है नहीं, यहां पे सल्फेट है ही नहीं, तो इसको करना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, इससे कुछ करो ही नहीं, सिर्फ सल्फेट आयन यहां पे। तो m इंटू वी, m इंटू वी वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। ये मोल किसके आए कैल्शियम सल्फेट की, है कि नहीं। और जितने मोल कैल्शियम सल्फेट के हैं उतने ही मोल सल्फेट आयन के हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक सल्फेट है। क्लियर है सबको? तो सल्फेट आयन के मोल कितने हुए इतने ही, उसके पास सल्फेट है ही नहीं तो हमें वहां से मिलेंगे ही नहीं। तो मोल ऑफ सल्फेट आयन कितने आ गए 0.5 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -3। तो ये तो कट गए आपस में, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, तो 0.4 m आ रहा है। ऐसा कहीं है? हाँ पूछो क्या बात है लास्ट। हाँ बेटा बताओ, समझ पा रहे हो? कंफर्म? ठीक है, बाकी कोई समझ में आ रहा है सबको? पकड़ पा रहे हो क्या चल रहा है? ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब सॉल्ट को मिक्स किया जाए। अब किसी ने एसिड और बेस का मिक्सचर ले लिया, तो एसिड का मिक्सचर या बेस का मिक्सचर, और मोलरिटी पूछ रहा है, तो यार करना ही कुछ नहीं है, बेसिक फार्मूले पे टिके रहो कि भाई मोल निकालने वॉल्यूम से। हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो।
पीछे वाली से। हाँ हाँ हाँ, ऊपर है तो ये कहां से आया, ये पूछ रहे हो? ये कैसे आया, समझ गए भाई? देखो, m इंटू वी करने से मोल आता है, मगर v लीटर में होना चाहिए। तो ये ml था, इसको लीटर बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये मोल आए किसके? कैल्शियम सल्फेट के। जितने कैल्शियम सल्फेट के मोल होंगे उतने ही सल्फेट के होंगे। क्यों? एक मॉलिक्यूल में एक सल्फेट है ना? जैसे जितने लोग होंगे, जितने लोग होंगे, ठीक है, उतने ही तो मुंह होंगे, क्योंकि एक आदमी के पास एक मुंह होता है कि नहीं? मगर जितने लोग होंगे उसके डबल हाथ होंगे, क्योंकि एक आदमी के पास 2 हाथ होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के पास एक सल्फेट है, तो 100 मॉलिक्यूल के पास 100 सल्फेट होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल के पास इतने सल्फेट होंगे। तो मोल ऑफ सल्फेट, देखो वही वैल्यू लिख दी, 0.5 इंटू 400 इंटू 10⁻³ ये प्लस वाला तो ये वाला है, तो ये प्लस माइनस कट गया, 0 0 उड़ा दिए, 5 से ये उड़ा दिए। सही है, करें आगे। अब डिट्टो यही काम यार इसमें भी करना है, डिट्टो यही काम। हमें कुछ नहीं करना है, एसिड लो या बेस लो, हमारा बेसिक फार्मूला यही है। अच्छा, मैं वो बात नहीं बता रहा M1V1 इक्वल टू M2V2 वो प्लस, वो फर्जी बातें हैं, ठीक है ना? पता चला बुकों में दिए हैं तो मैं वो बता ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं। मोल निकालना अपने को आसानी से आता है, तो हम ऐसा ही चिपका दे रहे। देखो, ये एक एसिड 1 एसिड है, क्या हुआ? मैंने लिख दिया कि भाई इस तरह से कर लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू कराऊं कि पहले अल्फाबेटिकल करा दूं? क्वेश्चन करा दें? अल्फाबेटिकल करना चाहो तो अल्फाबेटिकल कर लो। लो यार, देखो, V1 लीटर सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन M1 है, और एसिड है हमारा Ha। इसी एसिड का एक दूसरा सोल्यूशन V2 लीटर है, कंसंट्रेशन M2 है, और ये भी Ha है। मतलब H2SO4 को H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया है, HCl को HCl के साथ कर दिया है, HNO3 के HNO3 के साथ कर दिया है, बस 2 अलग अलग सोल्यूशन है। ठीक, अब इनको मिला दिया, अब ये आ गया हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि सर यार आप एक काम करो, इसमें मोलरिटी बताओ। किसकी? Ha की, क्योंकि और कोई तो है नहीं। तो मैंने कहा यार मोलरिटी का एक ही फार्मूला है कि भाई जिसकी मोलरिटी निकालनी है रिजल्टेंट सोल्यूशन में, उसके मोल ऊपर डाल दो और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल दो इन लीटर। यही तो होता है। अब जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? V1 लीटर ये डाल रहे हो, V2 लीटर ये डाल रहे हो, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया। अब किसके मोल डालने हैं? Ha के। क्यों? मोलरिटी किसकी पूछ रहे हो? Ha की पूछ रहे हो। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पूछ रहे हो, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन किसका है? Ha का। तो भाई Ha के मोल कैसे निकाले? यहां से Ha कितने आए? M इंटू वी। M इंटू वी करने से क्या आ गए? मोल, मोल ऑफ Ha। इस सॉल्यूशन में Ha इतने मोल है, इस सॉल्यूशन में Ha कितने मोल है? इस सॉल्यूशन में Ha इतने मोल है। सही है? M इंटू वी करोगे मोल बनेगा। तो यहां से इतने मोल आए, यहां से इतने मोल आए, तो यहां क्या हो गए? दोनों का सम। 2 मोल यहां से आ रहे हैं, 2 मोल यहां, या मान लो 3 मोल यहां से आ रहे हैं, तो यहां कितने हुए? 5 मोल। भाई दोनों एसिड है, रिएक्शन करेंगे नहीं, है ना? मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस लिखा है, एंड नहीं लिखा है, तो अभी सिर्फ ये कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यार दोनों ऐड हो गए, तो दोनों ऐड कर दो। टोटल मोल कितने हो गए? बस आ गया आंसर, हो गया। हमें कुछ करना ही नहीं है, मोल निकालने। मोल निकालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, हर बार निकालते रहते हैं, चिपका देने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विजिबल होता है, दिखता है, टोटल वॉल्यूम इतना बनेगा, वो आराम से दिखता है। अब तुम जिद करने लगते हो
कि क्वेश्चन भी करेंगे? हाँ हाँ लिखो तुम, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, वो क्वेश्चन कहाँ गया? कर लो पहले, अच्छा छाप डालो। एच ए एसिड, एस सी एल, एच बी आर, तो एच ए नाम का कोई जर्नल एसिड ले लिया है ए की जगह। क्या? अच्छा पीछे वाली, पीछे क्या पढ़ाया है? ये वाली और पीछे? अभी मुझे किसने खिलाई थी कचौड़ी? तुमने? तुम यहीं रहा करो यार, है ज्यादा दूर तक ना जाया करो। घर से लाए थे कि ये दुकान से या हॉस्टल से? घर से? तो घर यही है तुम्हारा? बहुत सही। किसने बनाई थी? बहुत बढ़िया। तो बहुत स्वादिष्ट कचौड़ी बनी थी, कचौड़ी या लिट्टी जो भी आप लोग कहो। हाँ मस्त टेस्ट, इसीलिए तो ढूंढना हूँ वो लड़का कहाँ है। हाँ हाँ, सत्तू का मन पता है यार, ऐसा नहीं है, मैं भी यही पाया जाता हूँ। मगर देखो, कोई भी चीज बनाना मेन है ना। सत्तू का लिट्टी तो सभी जानते होता है, मगर बना कैसे है। तो काफी टेस्टी थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी बहुत अच्छा बनाता है। तो ठीक है, इससे भी खाएंगे यार, ऐसी क्या बात है। जल्दी छाप डालो। अच्छा ये वाला छप गया। छाप लो फिर क्वेश्चन कराते हैं। हम्म। तो यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है? एक तो लिट्टी चोखा हो गया, और जलेबी, खिचड़ी। तो खिचड़ी क्या दुकानों में मिलती है? सही कि मजाक कर रहे हो? अच्छा, तो खिचड़ी वही होगी ना जो खिचड़ी बनती है, कि कुछ और आता है? हाँ। अरे यार ये स्लाइड पे अटके हैं अभी। ठीक है, ये वाली तो अभी छापा नहीं है, जल्दी छापो यार। अच्छा, खिचड़ी और वो तो सबके सब जगह मिल जाता है, चावल दाल। चोखा मतलब वही बैगन का भरते को चोखा कहते हैं ना? आलू का? अच्छा आलू वाला चोखा। दाल भात चोखा? हाँ, नहीं दाल भात चोखा तो मैंने बहुत खाया है एक्चुअल में। जो गोरखपुर का साइड है, वो कहाँ होता है? बदायूं। बदायूं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है ना। तो मैं जब पढ़ाता था वहां पे कोटा में, ठीक है, तो मेरे साथ एक मैथ्स के टीचर थे, वो बदायूं के थे। तो वो यही बनाते दाल भात चोखा। हाँ मस्त, मस्त रहता है। तो संडे संडे उनका ड्यूटी था कि भाई तुम दाल भात चोखा बना दो। मैंने कहा देखो कानपुर में चाय बनाई जाती है, चाय मुझसे बनवा लो। ठीक है, वहां चाय आय ज्यादा पीते हैं। और भी बहुत चीजें फेमस होंगी मगर मुझे पता नहीं ज्यादा। तो मैंने कहा चाय वाला काम तो ठीक है, कि चाय हाँ ठीक है आप बताओ मैं चाय पर। मगर वो सर दाल भात चोखा बहुत मस्त बनाते थे। वहां से तो मुझे याद है दाल भात चोखा। और हाँ, उसको माड बोलते हैं। मतलब चावल तो चावल होता है ना। हाँ ठीक है। हाँ, और उसको हटा लेते हैं कि उसका भी कुछ होता है? अच्छा उसके साथ। अच्छा, तो उसको क्या नाम, उसको भात कहते हैं क्या? माट। ओके, ये बात। आगे बढ़ाए। यार वो क्वेश्चन किधर है? हाँ, आंसर बताओ, आंसर बताइए।
1 MSCl 2M, ये कैपिटल M है भाई बिना यार, 1 MSCl 2 MSCl are mixed in volume ratio 4:1. What is the final molarity of HCl solution? अब जरा देखो यार, वो क्या कर रहा है, दो HCl सोल्यूशन को मिक्स कर रहा है। अब वो कह रहा है मोलारिटी बताओ, तो मैंने कहा बता देंगे यार। अब मुझे बताइए बच्चों, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, एक 4 लीटर है, दूसरा 1 लीटर है, तो टोटल कितना होगा 5 लीटर, है कि नहीं? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, कंफ्यूजन? अब हमें क्या रखना है, टोटल मोल किसके, HCl के। अब मोल कैसे निकलते हैं, M इंटू वी, M इंटू वी, तो ये 4 आ गया, M इंटू वी 2 आ गया, तो 4 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 1.2 मोलर आ गया। क्लियर है? जो कहा है वही किया है, मोल अपॉन वॉल्यूम निकाल दिया। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम देखो विजिबल है, ये चीज बच्चे पकड़ लेते हैं, बस उनको मोल निकालने में टेंशन है। तो मोल में M इंटू वी करना है, M इंटू वी करके मोल आ गए, हो जाएगा? नहीं नहीं, इसके, हाँ ये उसकी क्वेश्चन की सीरीज है, संकल्प भारत ने जा नहीं पाए थे, मतलब ये क्वेश्चन पहुंच नहीं पाए थे। मैंने 800 क्वेश्चन टाइप कराए थे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग, और फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन किया था। जैसे क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आने के बाद थोड़ा करेक्शन करके नए क्वेश्चन बना दिए, तो वो जा ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो लास्ट वाला टाइम था, उस समय बना रहा था कि बच्चों को लास्ट में कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन वहां नहीं हुए, या तो ये यहाँ हुए या चैनल पे वहां हुए, तो उसके पीछे वही लोगो है, तो मैं इस लोगों के ऊपर वो लोगो चिपका देता हूँ। और क्या यार, सब है तो अपना ही। अच्छा, अब देखो, आप मिक्सचर ऑफ एसिड और मिक्सचर ऑफ बेस तो कर ही लोगे, डिट्टो सेम चलेंगे। अब मान लो एसिड और बेस का मिक्सचर हो गया, एक्चुअल में क्या होता है ना, पहले तो ये कहते हैं कि यार सर जो चाहोगे वही होगा, अब फिर बदमाशी करने लगते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। देखो, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, देखो हम लोगों के अपने कुछ एथिक्स हैं कि बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा गलत नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत में मान लो हम आपको नहीं बोलेंगे कि ठीक है भाई आप अपना बिजनेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत ज्यादा में दिक्कत आ जाएगी हम लोगों को। बात यहां है, हजार तरह की चीजें होती हैं यार, क्या क्या बताया जाए। देखो, हमें कुछ नहीं करना है, जो हम करते आए थे वही करेंगे, हमें ज्यादा आता ही नहीं है, वही मोल बनाएंगे, वही काम करेंगे। बस अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सेट कर दूं, फिर आराम से छापो। देखो, एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब एसिड और बेस रिएक्शन करते कैसे हैं, आप सब बच्चे जानते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन ये होती है HN प्लस OHN मिलके वाटर। HN कहां से आता है, एसिड से आता है, OHN कहां से आता है, बेस से आता है, और दोनों मिलके वाटर बना देते हैं, दोनों मिलके वाटर बना देते हैं। मतलब यहां पर रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब मान लो कोई एसिड है, ये देखो, ये देखो V1M1, ठीक है, V1M1 एक HA नाम का एसिड है, ये क्या है V2M2 BOH नाम का बेस है। अब ये रिजल्टेंट सोल्यूशन बना। अब यहां पे पूछा क्या क्या जा सकता है, जरा समझो। रिजल्टेंट सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी पूछा जा सकता है, हो सकता है एसिड ज्यादा डाला हो,
रिजल्टेंट सोल्यूशन में कंसंट्रेशन आप बेस भी पूछा जा सकता है, हो सकता है बेस ज्यादा डाला हो। और रिजल्टेंट सोल्यूशन में कंसंट्रेशन आप सॉल्ट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, है ना। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक होगा या रिजल्टेंट सोल्यूशन बेसिक होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जरा देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि एसिड और बेस मिक्स किए जाए, तो आप हमेशा HN और OH के नंबर निकाल लो, बस अपने आप क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे, जरा देखो, बताओ। M इंटू वी करेंगे तो किसके नंबर आएंगे? कंसंट्रेशन किसका है? एसिड का, तो मोल किसके आएंगे? एसिड के। अब जितने मोल एसिड के हैं उतने ही मोल HN के हैं। क्यों? क्योंकि एक एसिड में एक HN है। क्लियर? सही है ना? अच्छा, अब इसमें M इंटू वी करेंगे तो मोल किसके आएंगे? बेस के। और जितने मोल बेस है उतने ही मोल OHN है। OHN के मोल आ गए, ठीक है कि नहीं? अब हमें बस वो बताते जाएं कि करना क्या है। अब जरा गौर सुनते जाओ। किसी ने कहा रिजल्टेंट सोल्यूशन का नेचर कैसा है, तो देख लो, जिसके मोल ज्यादा होंगे वैसा ही नेचर आएगा, है कि नहीं? भाई एसिड ज्यादा है, HN ज्यादा है तो एसिडिक आएगा, OHN ज्यादा है तो बेसिक आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो अपना खत्म हो गया कि रिजल्टेंट सोल्यूशन कैसा होगा, जिसके मोल ज्यादा वैसा होगा। अब बात आ जाती है कि वो कहता है कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन बताओ। अब स्टैक्योमेट्री लगने लगेगी। स्टैक्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन फिर से कराऊंगा, तो यहां पर अभी मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन यूज होने लगी ना। तो कंसंट्रेशन के बाद स्टैक्योमेट्री पढ़ाऊंगा। तो देखो, यदि वो कह रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, तो हमें HN और OHN के नंबर का कंपेयर कर लेना। HN ज्यादा है एसिडिक है, OHN ज्यादा है बेसिक है। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि वो मान लो कहता है कि बताओ जरा कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, तो भाई सॉल्ट के मोल निकाल लेंगे एसिड बेस रिएक्शन के, और मोल निकल आए तो कंसंट्रेशन निकल आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बना दूं तो आप लोग कर पाओगे। 1 लीटर 0.2 मोलर HCl है, इसको मैंने मिक्स किया 2 लीटर 0.4 मोलर NaOH के साथ। अब मैंने इतनी चीजें पूछी, ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा, क्योंकि वो वहां पर क्या पूछेगा? पीएच। तो डिट्टो ऐसा ही करना पड़ेगा, हम बार बार नए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी चिपकाएंगे जब वहां पहुंचेंगे। देखो, मेरे से किसी ने पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया, नेचर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन बताओ, कि भाई जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, है ना। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछ सकता है, गौर सुनना। कंसंट्रेशन ऑफ, डरना नहीं अब, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। देखो कितने तरह के क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे, और हमें हर क्वेश्चन का आंसर एक ही तरह से करना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन रिजल्टेंट सोल्यूशन। इतने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इतने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या पूछेगा उसकी मर्जी है। हमारा रूल क्या है जो हम बता रहे हैं, अब करो। HN कितने? M इंटू वी करो, 1 इंटू 0.2 मोल, 0.2 मोल HCl के आए हैं, HN के नहीं आए हैं। मगर नीचे कितना है? 1, तो 1 इंटू दिस, तो इतना ही आएगा। तो 0.2 मोल आ गए HN के। OHN के मोल निकालो, M इंटू वी 0.8, 0.8 मोल NaOH के आए हैं, मगर OH के नीचे कितना है? 1, तो इसीलिए OHN भी कितने होंगे? 0.8। ज्यादा कौन है? OHN। तो पहला आ गया कि सोल्यूशन बेसिक होगा, बात एक हो गई। अब वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सोल्यूशन।
अब रिजल्टेंट सोल्यूशन में NaOH का कंसंट्रेशन चाहिए, तो अब हम रिएक्शन करते हैं। देखो, जब आपने इन दोनों को मिलाया तो ये रिएक्शन हुई और ये बना, ठीक। अब रिजल्टेंट सोल्यूशन में हमें OH आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, तो भाई ये 0.2 है, लिमिटिंग रेजेंट लग रहा है, ये 0.8 है, ये 0, ये 0, T इक्वल टू 0 पे है कि नहीं? देख लो, सही है। अच्छा, अब रिजल्टेंट सोल्यूशन आफ्टर रिएक्शन मिलेगा ना। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी वजह से ऑर्गेनिक में जब भी देखो SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, एलिमिनेशन हो रहा है, मगर यदि एसिड बेस होती है तो सबसे पहले एसिड बेस करते हो ना, आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, आप एलिमिनेशन करते हो, आप पहले क्या करते हो? एसिड बेस रिएक्शन करते हो। यदि कहीं हमें इस तरह की चीज मिल जाती है कि नहीं यार ये रिएक्शन करानी है, जैसे ये देखो, मैं यदि आपको बोल दूं कि इसका आंसर बताओ, मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH डाला है। अब NaOH न्यूक्लियोफाइल है, Br को रिप्लेस भी कर सकता है कि नहीं? धक्का मारा बाहर। अब ये एसिड है, एसिड बेस भी हो सकता है, और एक ही से रिएक्शन करानी है, दोनों से नहीं करनी है, तो किसको प्रेफरेंस दे? तो एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे पहले वही कराते हैं। ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट बहुत धुआंधार चलता है कि हाँ यार एसिड भी ले लिया, बेस भी ले लिया, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी है, अब बताओ क्या करा है। अब आप इसको छोटा बनाना चाहो तो छोटा सा लिख दो, जैसे मान लो डरावना नहीं लिखाना चाहते हो, ये लो बिना डरावना कर दिया। अब बताओ सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्या करें? भाई OH Br को निकाल भी सकता है, OH रिएक्शन भी कर सकता है। तो अब आपको पता होना चाहिए नहीं, एसिड बेस के आगे कुछ नहीं। यदि एसिड बेस की प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले एसिड बेस होगा, उसके बाद कुछ घटित होगा। तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कहने का मतलब क्या है? आफ्टर रिएक्शन। ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मतलब तुमने रिएक्शन नहीं कराई और OH आयन के मोल यही वाले डाल दिए। बात समझ रहे हो? OH आयन के मोल यही वाले डाल दिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिड बेस मिलेंगे रिएक्शन होगी होगी। तो इसका मतलब वो जितना भी कंसंट्रेशन पूछ रहा है आफ्टर रिएक्शन पूछ रहा है। तो आफ्टर रिएक्शन चेक कर लेते हैं, जितना ये खर्च हो रहा है उतना ये खर्च हो रहा है, 1:1 की रिएक्शन है। तो भाई 2 के 2 खर्च हो गए, 0 बचे, 2 के 2 खर्च हो गए, 6 बचे, 2 इसके लगेंगे, 2 इसके लगेंगे। अच्छा, जितना ये खर्च होगा उतना ये खर्च होगा, उतना ये बनेगा, उतना ये बनेगा। तो 0.2 ये खर्च हुआ, 0.2 ये खर्च हुआ, तो भाई कितना बना? 0.2, भाई कितना बना? 0.2। अब ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की सिचुएशन है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की सिचुएशन ये है, HN के मोल हैं नहीं, तो HCl के मोल भी नहीं होंगे। भाई HN HCl से ही तो आया है, तो इसका मतलब HCl के मोल ही नहीं है, और HCl के मोल नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन क्या बनेगा? 0। भाई मोल 0 तो कंसंट्रेशन कितना? 0। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व है, इसके आगे आंसर 0। बात समझ रहे हो? 0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि HCl खत्म हो चुका है, और जब HCl खत्म ही हो गया, उसके मोल ही खत्म हो गए, तो मोल की वैल्यू 0 डालोगे, और मोल की वैल्यू 0 डालोगे तो कंसंट्रेशन कितना आएगा? 0। अच्छा, अब बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो किसी का भी कंसंट्रेशन निकालना है तो हमारे पास फार्मूला क्या है? भाई जिसका कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो उसके मोल रखोगे, नीचे क्या रखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखोगे। वॉल्यूम कितना हुआ? 1 लीटर और 2 लीटर मिलके 3 लीटर। और कंसंट्रेशन कितना हुआ? OH आयन कितने हैं? 0.6 मोल। जितने मोल OH आयन होंगे उतने ही मोल NaOH होंगे, क्योंकि एक NaOH में एक OH आयन है। तो NaOH कितने हैं? 0.6 मोल। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। पहले कितना था? 0.4। अब कितना है? 0.2। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है ना ये बात? भाई उसने कहा रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बताओ, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH आयन कितने हैं? 0.6, और जितने OH आयन है उतने ही मोल NaOH होगा।
उतना ही मोल NaOH होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक OH आयन है। ठीक है, तो ये हमारा कंसर्न। अब मान लो सॉल्ट का पूछ रहा होता कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बताओ, तो सॉल्ट के मोल कितने हैं 0.2 और वॉल्यूम तो वही होगा, ये देखो। तो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, और रिएक्शन मतलब स्टोइकियोमेट्री में हम चले गए। तो ये देखो, तो आपको क्या करना है, OH आयन H आयन निकालने। इससे दो बेनिफिट होते हैं। पहला, इसके साथ साथ आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर भी H आयन OH आयन निकालने पड़ेंगे। दूसरा, मोल कॉन्सेप्ट तो सॉल्व हो ही रहा है भाई, मोल कॉन्सेप्ट तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम भी सॉल्व हो गया। क्यों? तुम्हें कंसंट्रेशन H आयन OH आयन का निकालना आ गया है ना, तो पीएच या पीओएच अपने आप निकल आएगा। हाँ, 0. ये कैसे हुआ ना, अच्छा रुक जाओ, एक लाइन मैंने खाई है, इसमें गलती मेरी है ना। देखो, इसके हमारे लगे 0.2 मोल, 0.2 इसके खर्च हुए, तो इसके कितने खर्च होंगे 0.2, जितना इतना इसका लगना उतना इसका लगना है। यहां क्या लिखा है 1, यहां क्या लिखा है 1, इसका मतलब जितना ये खर्च होगा उतना ही ये खर्च होगा। तो जब इसको तुमने 0.2 खर्च कर दिया, तो इसको भी कितना खर्च करोगे, 0.2 खर्च हो गया, तो बचा कितना, है ना। तो 0.8 माइनस 0.2 तो बचा 0.6, ये 0 बचा, ये 0.6 बचा। जितना ये खर्च होगा उतना ही ये बनेगा, सेम रेशियो है। तो ये 0.2 खर्च हुआ, ये 0.2 बना, ये 0.2 खर्च हुआ, ये 0.2 बना, क्योंकि सेम रेशियो है। तो NaCl कितना बनना है 0.2 मोल। अब मेरे से कह रहा है NaCl की मोलरिटी बताओ, तो भाई जिसकी मोलरिटी निकालनी है उसके मोल डाल दिए, मोल कितने 0.2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 लीटर, 1 और 2, बस निकल आया। कर लोगे? तो देखो, मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, उसमें जो भी कुछ पूछा जा सकता है वो सब निपटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब जरा देखो हम लोग आगे आ रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, तो जरा देखिए, अब हमारा काम है डाइल्यूशन। मान लो डाइल्यूशन कर रहा है और कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जरा देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब है सिर्फ सॉल्वेंट का एडिशन, मतलब सॉल्यूट मिला ही नहीं रहे हो, सिर्फ क्या मिला रहे हो, सॉल्वेंट, ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब जब सॉल्वेंट मिलाते हो तो कहानी क्या होती है, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि तुम इसको मिला ही नहीं रहे हो, और ये क्या है, बढ़ रहा है। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना है ना, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जितने परसेंट ये बढ़ेगा उतने ही परसेंट ये घटेगा। यदि ये डबल होगा तो ये आधा हो जाएगा, ये 10 गुना हुआ तो ये 1/10 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये डबल हुआ तो ये आधा, ये 10 गुना तो ये 1/10, ये 100 गुना तो ये 1/100। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लो, जैसे वो कहे कि वॉल्यूम 10 गुना कर रहे हैं, तो तुम पेन भी ना चलाओ, कंसंट्रेशन को उठा के 1/10 मार दो। यदि ऐसा क्वेश्चन आता तो और रद्दी है कि 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, तो तुमने 100 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ाया, हमने कंसंट्रेशन 100 टाइम्स कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मोल कांस्टेंट है, तुमने सिर्फ पानी मिलाया है, सिर्फ पानी मिलाया है, तो इनका रेशियो सेम है। तो यदि x टाइम, मैं एक जनरल इक्वेशन भी बना देता हूं, जैसे सॉल्व करने में आसानी रहे, यदि x टाइम वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करने का मतलब डाइल्यूट करना, तो कंसंट्रेशन 1/x टाइम मोलरिटी कम हो जाएगी, हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो कैसे लिख रहा हूं,
तो इस तरह के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना, उनको तो तुम ऐसे उड़ा दो कि भाई वॉल्यूम 100 टाइम डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन बताओ। तो वॉल्यूम 100 टाइम डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन 100 टाइम कम हो गया। अब कंसंट्रेशन निकालना सीख गए तो पीएच भी सीख जाओगे, क्योंकि वहां पर ये सारी चीज वहां पर भी यूज होंगी, दूसरे चैप्टर में भी, और यहां पर तो यूज होनी ही होनी है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट जरा समझो कॉन्सेप्ट का। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है, अब दूसरा पॉइंट जरा समझना। जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोल चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम मोल कभी भी बराबर कर सकते हैं। भाई क्या मोल चेंज हो रहे हैं? नहीं। तो डाइल्यूशन करने से पहले और डाइल्यूशन करने के बाद मोल क्या होंगे? बराबर होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब पानी मिलाने से पहले, पानी मिलाने के बाद के मोल आप बराबर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहे, घट नहीं रहे, क्योंकि उनको हम मिला ही नहीं रहे। हम मिला रहे हैं सिर्फ पानी, हम मिला रहे हैं सिर्फ पानी। इसका मतलब हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, आप ये कह सकते हो, है कि नहीं भाई, सॉल्यूट के पहले और सॉल्यूट के बाद मोल सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप मिला कहां रहे हो, है। तो आपको तीन बातों पे फोकस रखना है, एक ये और एक वो जो हमारा बेसिक फार्मूला है, कि भाई पहले मैं कॉन्सेप्ट दे दूं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो इनमें से तीन पॉइंट में से कोई यूज कर लेंगे। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये तो करना ही है। या तो ये यूज कर लेंगे कि भाई तुमने डाइल्यूशन एक्स टाइम किया तो कंसंट्रेशन 1/x टाइम हो गया, और जिसको कुछ नहीं करना होगा वो भी कर लेगा, मतलब इसी से सारा क्वेश्चन कर देंगे। और मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, इसलिए आप बराबर कर सकते हो डाइल्यूशन के पहले के मोल और डाइल्यूशन के बाद के मोल। अब बच्चों ने कहा सर करेंगे कैसे, एक क्वेश्चन बता दो। तो मैंने कहा देखो एक क्वेश्चन करता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे किया, देखिए ये लिखा है 1 लीटर 0.4 मोलर एस्टिक एसिड सोल्यूशन diluted with water 100 times, calculate resultant concentration of acetic acid in solution। अब ये है, अब देखो दिखने में लग रहा है ये क्वेश्चन है, मतलब है तो क्वेश्चन ही, मगर हम लोग इसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे, ऐसे ही पलटा देंगे कि अच्छा तुमने क्या किया है, 100 टाइम डाइल्यूट किया है तो कंसंट्रेशन 1/100 टाइम। तो हम दो चार तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो ये है कि भाई हमसे तुमने पूछा नहीं कि हम तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे कि ये लो यार आंसर ये आएगा, बवाल खत्म। वॉल्यूम 100 टाइम्स किया, कंसंट्रेशन 1/100 टाइम्स, ठीक है। मगर कोई बच्चा कह रहा नहीं सर आप वही एक बेसिक फंडे से कराओ, तो उससे कर देते हैं। आपको मोलारिटी का फार्मूला याद है ना, बस इनफ है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखना, डरना नहीं बस कि मैंने क्या किया है। मेथड नंबर 2, भाई तुम कुछ भी पूछोगे, तुमने एस्टिक एसिड की मोलारिटी पूछी है ACOH, शॉर्टकट में लिखते हैं, तो मोल भी हम किसके रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, है कि नहीं। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, पहले कितना था, अब कितना हो गया 100 लीटर। अच्छा अब मोल कैसे निकालोगे, पानी मिलाने से मोल बढ़ेंगे घटेंगे, नहीं रहेंगे, वो तो कांस्टेंट है।
तो पहले जितने मोल थे उतने ही मोल बाद में रहेंगे। m इंटू वी करोगे तो क्या आएगा, एस्टिक एसिड के मोल आएंगे कि नहीं भाई, सल्यूट कौन है, एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड के पहले मोल कितने थे 0.4, बाद में भी कितने रहेंगे, देखो क्या सेम लिखा है? हमें कुछ नहीं आता है तो हमें बेसिक फार्मूला ही लगा दिया, हमें नए कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें नए कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है भाई। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल तो कांस्टेंट थे तो पहले 0.4 थे रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 टाइम तो 100 रख दिया, आंसर आ गया। तो किसी को कुछ ना समझ में आए वो बेसिक पे ही टिका रहे, उससे भी आराम से हो जाएगा। और थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो ऐसा कर लो कि जिसमें पेन भी नहीं चलाना, ऐसे टिक करके निकल गए, है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसी से लगाओ, कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो हम लोग इसी में चीजें बढ़ा देते हैं, इसी में हम चीजें बढ़ा देते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते थे कि देखो 1 लीटर 0.5 मोलर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एस्टिक एसिड डाइल्यूटेड विद, ठीक है, 500 ml वाटर एंड मेक resultant solution। Calculate molarity of resultant solution। तो देखो हमारा जो बेसिक फंडा है हम उसी पे टिके रहे, हमसे आपने क्या कहा मोलारिटी निकालो, तो हमें क्या चाहिए मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट m इंटू वी। क्यों, आपने पानी मिलाया है ना, उसमें कोई एस्टिक एसिड तो होगा नहीं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अभी भी कितने हैं 0.4। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 1 लीटर ये है और 500 ml पानी मिला दिया, तो 1 लीटर प्लस 500 ml 1500 ml हो गया, और लीटर में कन्वर्ट करना है, ये देखो। तो अब ये आ गया, कट्टम काट खेल लो। तो हमने बेसिक फंडे से ही कर दिया, बात समझ पा रहे हो। तो यार यदि आपको बेसिक फार्मूले की मीनिंग भी बहुत अच्छे से आती है, मीनिंग एक होता है फार्मूला, जैसे बच्चे कहते हैं फार्मूला याद कर लिया, फार्मूला नहीं याद करना, मीनिंग याद करनी। क्यों, क्या रहा है, मोलरिटी का मतलब होता है कि भाई मोल ऊपर रखने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना है, जिसकी मोलरिटी रखोगे उसी की, सॉरी जिसके मोल रखोगे उसी की मोलरिटी आएगी। तो जब भी कहीं पूछा जाए बस उसके मोल ढूंढ लो, मोल निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। बस ये है कि तुम्हें ये नहीं पता होता किसके मोल निकालने हैं और किस जगह के मोल निकालने हैं, प्रॉब्लम यह है कि किस जगह के निकालने हैं। तो भाई रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में एस्टिक एसिड के मोल निकालने, पानी मिलाने से एस्टिक एसिड के मोल ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, तो मैंने यहां पे जो मोल निकाले वही रिजल्टेंट सोल्यूशन में है, मोल ऑफ एस्टिक एसिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम 1000 था, 500 ml पानी मिलाया है 1500 ml हो गया, उसको लीटर में बना लिया। अब जरा देखो बच्चों, अब हमारी हेडिंग होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हेडिंग आपको इस चैप्टर में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, उसका रीजन बता दो। नॉर्मेलिटी में आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डिफिनीशन तो याद ही होगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोल एक नंबर होता है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर होता है। मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल डिसॉल्व है तो मोलरिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है तो नॉर्मेलिटी, और ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर है। मगर प्रॉब्लम है कि उस नंबर को निकालने में आपको इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ना पड़ेगा एंड फैक्टर भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे नहीं। और यदि हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ा दी, इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ा दिया, एंड फैक्टर भी पढ़ा दिया, तो फिर रिडॉक्स में क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि रिडॉक्स में यही होता है। तो रिडॉक्स वाले चैप्टर में ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। देखो मैंने कहीं इक्विवेलेंट वेट की बात नहीं की है,
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। डिटेल नॉर्मेलिटी वहीं पे समझ में आएगी। डिफिनीशन तो मैं लिख दूंगा कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम सोचोगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, मैंने कहा भाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब तुम कहोगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, फिर कहोगे तुम एन फैक्टर कैसे निकलेगा, फिर मैं कहूंगा अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब वो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, और रफली पढ़ाने से कंफ्यूजन बढ़ता है। तो नॉर्मेलिटी वाली हेडिंग वहां हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मेलिटी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करा रहा, किसी बैच में नहीं कराता हूँ, आप ऑनलाइन में भी देखो मैं नॉर्मेलिटी नहीं कराता, बहुत ज्यादा होता है डिफिनीशन लिख देता हूँ, क्योंकि सामने बच्चा नहीं है। तो सामने बच्चा नहीं है तो वो ज्यादा पैनिक होता है, क्योंकि उससे बात नहीं हो रही ना सामने सामने। सामने सामने तो समझा दिया, तुम्हें कोई डाउट आया तुमने पूछ लिया कि सर कभी पढ़ाओगे कि भी नहीं, उस वो तो पूछता नहीं है। तो उसको बताने के बाद डिफिनीशन लिख देता हूँ कि देखो डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, मगर इसका डिटेल जो है वहीं पे होगा। यदि कोई इस चैप्टर में पढ़ा रहा है इसका मतलब फर्जीपना चल रहा है, क्योंकि जब तक एन फैक्टर नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगी, तब तक ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे ही नहीं। लिख लो तुम बस बैठ के कि हाँ भाई लिख गई हमारी, तो हम खुश हो गए, मगर क्वेश्चन वोश्चन थोड़ी बनने। तो नॉर्मेलिटी हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब भी जिस शेड्यूल में जहां पर भी होगा डिटेल में, क्योंकि नॉर्मेलिटी तब तक नहीं आती है जब तक आप इक्विवेलेंट वेट निकालना ना सीख जाओ, और इक्विवेलेंट वेट तब तक निकालना नहीं सीख पाओगे जब तक एन फैक्टर ने निकालना सीख जाओ। एन फैक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक ऑक्सीडेशन नंबर ना पढ़ाई जाए। तो पूरा चैप्टर ही होता है। तो उस चैप्टर का 80% पार्ट तो यही है, इसके बाद सिर्फ बैलेंसिंग बचती है वहां। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इसलिए मैं डाल भी नहीं रहा। क्लियर है ना सबको, ठीक है। नॉर्मेलिटी वहां पे आराम से आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो अब जरा देखो यार, कंसंट्रेशन वाला पार्ट हम लोगों ने खत्म किया है। तो जब आपने कंसंट्रेशन वाले पार्ट खत्म किए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की। अब जरा आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन दो ही जगह से आते हैं, या तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या फिर कंसंट्रेशन। देखो इसके 4-5 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोल। 4 मेन बड़े टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद छूटा तो फिर एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो 99% तो इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन गिरता है, आप चेक कर लो पिछले सालों में। इसके बाद छूटा तो इक्विवेलेंट वेट, सॉरी एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दो होते हैं, एक कंसंट्रेशन और एक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। उसमें से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ही लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। ठीक है, तो देखो पढ़ाता हूं, बहुत इजी होता है। बच्चे कहेंगे यार आप इजी इजी करके सब लपेटे चले जा रहे हो, बताते चले जा रहे हो, यहां हम इतना याद भी कर पाएंगे। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि छोटे कॉन्सेप्ट रहें और एक ही कॉन्सेप्ट से सारा खेल खेला जाए। देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। आपने क्या किया, आप जब स्कूलों में टेस्ट करते हो तो आप बताते हो ये बेस है, ये एसिड है, ये प्रेसिपिटेट है। इसका मतलब आप उसके नेचर को बता रहे हो, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो। इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब अमाउंट कितना बना, कितना प्रेसिपिटेट बना, अमाउंट की बात होती है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब अमाउंट को काउंट करना, वैल्यू को काउंट करना। और जो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव का मतलब ये हुआ तुम बस ये बताओगे ये बना, कितना बना उससे कहीं लेना देना नहीं। आप सिर्फ ये बताओगे ये बना, ये रिएक्शन करेगा, ये बनेगा, इसका नेचर ऐसा है। यहां हम ये नहीं बताएंगे, हम यहां ये बताएंगे ये कितना बनेगा, उसका अमाउंट काउंट करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन होगी किसी केमिकल रिएक्शन में,
ठीक है, साइंस की बड़ी लैंग्वेज है, इसलिए देसी भाषा में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट करना, अमाउंट काउंट करना, वैल्यूम काउंट करना ही स्टैक्योमेट्री बोला जाता है। साइंस की लैंग्वेज में टर्म यूज होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब यही होता है कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें तुम बता दो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, कितना रिएक्टेंट बचा, बस इसी सबको कहा जाता है स्टैक्योमेट्री। अब देखो स्टैक्योमेट्री का रूल गौर समझिए, क्वेश्चन कोई भी हो हम एक ही काम करेंगे, आप भी वही काम करोगे। तो पहले जरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे क्या। गौर समझो, सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन में यही करना है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उससे हम दोनों को कोई मतलब नहीं है, हमें बस यही स्टेप फॉलो करना। पहला, जो भी क्वेश्चन चलेगा उसकी रिएक्शन बैलेंस कर दो, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। नहीं दी है तो आप करिए। सबसे पहला काम है जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी रिएक्शन को बैलेंस कर दो। दूसरा पॉइंट, जो भी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन हो कुछ ना कुछ तो बताएगा ही भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ हम लोगों को बताएगा ही नहीं, बताएगा जरूर। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन हो उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इनटू मोल। जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात आई मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मोल के हम लोगों ने खूब फार्मूले पढ़ रखे हैं। मोल में कन्वर्ट करने के तरीके आपके पास हजार हैं। मास दिया होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, नंबर दिया होगा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है। वैल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया होगा लीटर में तो 22.4 से डिवाइड करोगे, कंसंट्रेशन दिया होगा तो वैल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। मोल निकालने के इतने तरीके हैं, कोई एक यूज कर लेना जो दिया जाए। मास दिया होगा तो ये मार देंगे, नंबर दिया होगा तो ये मार देंगे, वैल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पे दिया होगा तो ये मार देंगे, कंसंट्रेशन दिया होगा तो ये वाला मार देंगे, ठीक। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 देखो, यदि मान लें कि ये एक बैलेंस रिएक्शन है, हम मान लेते हैं कि ये एक बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बैलेंस रिएक्शन में ये रूल आप लिख सकते हो, क्या गौर समझ लो, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो, ए के मोल अपॉन उसके स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो, बी के मोल अपॉन उसके स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो, और सी के मोल अपॉन उसके स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर। मोल बराबर होते हैं, नहीं। स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बराबर होते हैं, नहीं। उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो, वैल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, वैल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, वैल्यूम ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट एट एसटीपी। यदि एसटीपी पर वैल्यूम दिया है तो भी ये रूल वैलिड है, तो भी ये रूल वैलिड है। वैल्यूम बराबर होता है, नहीं। स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बराबर होता है, नहीं। क्या बराबर होगा, रेशियो, मोल अपॉन उसका स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, मोल अपॉन उसका स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है। तो क्वेश्चन आया रिएक्शन बैलेंस की, जो भी कुछ दिया है मोल बना लिया। अब ये रूल हमें पता है, तो अब किसको किसको बराबर करोगे, ये भी तो है। तो अब देखो किसको किसको बराबर करेंगे, इसके लिए चौथा पॉइंट बनाना है। अब छाप डालो तो अगले पेज पे चलते हैं। हर क्वेश्चन में यही करूंगा मैं भी, तुम भी, डगमगाएंगे नहीं दोनों में से कोई। और ये नहीं देखेंगे कि बुकों में कैसे लगा है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को अलग तरीके से लगाते हैं, तो वो तुम्हारे लिए भी डरावना होता है, मेरे लिए भी होता है, ऐसा नहीं है।
देखो बच्चों, छप गया? छाप डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत टाइम होता है मेरे पास। तुम्हारे पास ही टाइम की कमी होती है बस। आगे बढ़े। छप गया? कहाँ है कोई? कौन आप में से कौन छाप रहा है? छापो बेटा जल्दी। अब जरा देखो यार, अपने करना क्या, यही काम करना है। रिएक्शन लिखी, मोल बनाए, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर दिया। रिएक्शन लिखी, मोल बनाए, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर दिया। अब बराबर किसके करेंगे भाई? जो दिया जाए, जो निकाला जाए। कुछ तो दोगे ना यार, उसको उठा लेंगे, और जो निकालना है उसको उठा लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। कैसे? लिख देता हूं एक बार। देखो, हम किसको किसको बराबर करेंगे? हम भाई उसके मोल अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट को बराबर करेंगे जो गिवन होगा। किसके बराबर करोगे? जो निकालना होगा। जो निकालना होगा। बस यार, इतना सा काम करना है। बस आपको इतना सा काम करना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा निकलता चलाएगा। एक एक करके अब मैं केस कराना शुरू करूंगा, जैसे आपको पता हो कि कितनी तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है? केस नंबर 1 किधर गया? 2, ये तो 3 है, ये 4 है, 5 है, 1 की स्लाइड किधर है? चलो 1 की स्लाइड हाथ से लिख देता हूं। 1 वाला केस की स्लाइड गायब है। चलिए, केस नंबर 1। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। पहला केस कि किसी केस में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है या प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। एक सिंपल रिएक्शन, और वो कुछ पूछना ही नहीं चाहता है, करना ही नहीं चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को, बस क्वेश्चन करने अच्छे से। देखो, आ जाओ। कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। 2.8 किलोग्राम इथाइलिन को बर्न करने में कितना ऑक्सीजन खर्च होगा? मैंने कहा ठीक है। हमारा रूल क्या है? पहले क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे। तो रिएक्शन लिखो। इथाइलिन किसको बोलते हैं? अच्छा, कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी कार्बन को जलाया जाएगा वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, कन्वर्ट होगा। कंबशन को देखो कितने नाम से वहां पूछा जा सकता है, परेशान कर सकता है। कंबशन, बर्न करना, बर्निंग, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उसका सबसे लास्ट पॉइंट वही होता है। ठीक है? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिख दे तो भी वही करना जो बर्निंग में करते हो, बर्न करने में करते हो, बात वही होती है। तो देखो, कार्बन के रिस्पेक्ट में हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमेशा बनेगा वाटर लिक्विड। ये एक बार और पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में। जब भी कार्बन जलाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब भी हाइड्रोजन जलाया जाएगा वाटर, और वाटर ध्यान रखना लिक्विड बनता है। टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो ऑलवेज वाटर लिक्विड। क्यों? क्योंकि इसी जगह पे जलाओगे ना, हम यहां पे जला रहे हैं तो वाटर लिक्विड बनेगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, वाटर लिक्विड लिखिएगा, कोई भी बच्चा गैस नहीं लिखेगा जब तक टेम्परेचर की बात ना कहा जाए। तो पहला रूल क्या है? रिएक्शन लिखो। दूसरा, रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करो, कार्बन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हुए? 4 और 2 6, मतलब 3। पहला खत्म हो गया। हमारी जो रिएक्शन थी उसको हमने बैलेंस कर लिया। दूसरा क्या है? जो भी गिवन है उसको मोल बनाओ। क्या गिवन है? किसकी वैल्यू गिवन है? इथाइलिन की।
इथाइलिन को मोल बना लो। अब यहां देखो हमारे साथ खेलने की कोशिश हो रही है, किलोग्राम में है, फार्मूला तो ग्राम होता है ना, ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 12 दूनी 24 और 4 28, ये मोल आ गया है ना, तो ये आ गए 100 मोल। दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया, रिएक्शन बैलेंस कर ली, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब निकालना क्या है, ऑक्सीजन। बस इनके और इनके, ये दिया है और ये निकालना है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट की वैल्यू को इक्वेट कर दो, ठीक है, ये दिया है इसलिए इसको पकड़ा, ये निकालना है इसलिए इसको पकड़ा, मोल अपॉन कॉफिशिएंट को बराबर कर दो, मोल ऑफ C2H4 पहली बार है इसलिए लिख के दिखा रहा हूं, अगली बार क्या है सीधा वैल्यू पे डाल देंगे, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3, इसके मोल कितने हैं 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 1, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन 300। मगर ये मोल आए हैं, भाई पूछ रहा है वेट, वो भी केजी में, तो मोल को मास कैसे बनाते हो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, मॉलिक्यूलर वेट 32, ये आया ग्राम, केजी बनाने के लिए क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 9.6 आ गया, क्योंकि 9600 आएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 9.6 आ जाएगा, किधर है, ठीक है, कोई चेंजेस। अच्छा, बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, आप चीटिंग करते हो, एक और क्वेश्चन दो, तो मैंने कहा एक और ले लो भाई, और PYQ है, इसका मतलब पेपर में इसी तरह के रद्दी क्वेश्चन आते हैं। अब करो, assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of barium carbonate will be, मैंने क्या कहा, वो कुछ भी पूछे, इस बार कह रहा है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, अपने को क्या करना है, अपने को ये पता चला कि ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, बस अपना काम वही है, अपना ढर्रा सेट है, रिएक्शन लिखो, जो दिया है उसके मोल बनाओ, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर दो, और मोल आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, आप पहले वहां तक पहुंचो। तो भाई करें, कौन बर्न किया जा रहा है, अच्छा कौन हीट किया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे, ये बेरियम कार्बोनेट, बेरियम का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये गैस है और ये सॉलिड है, वैसे इस बात की जरूरत नहीं है कि गैस कौन सॉलिड कौन। अब रिएक्शन बैलेंस है, हाँ है, दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन को मोल बना लो, भाई इसका कोई मॉलिक्यूलर वेट बताए, वन नाइन सेवन, ये आ गए मोल। अब रूल क्या है, जो दिया गया है जो निकालना है उसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो, भाई के मोल, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं, तो देखो मोल, सब लोग समझ रहे हो ना, नहीं तो मैं फिर से पूरा लिख दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, इतनी मेहनत तो कर लेता हूं मैं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो इसके मोल आ गए, सेम मोल आ गए, अब मोल को वैल्यूम बनाना है एसटीपी का, तो क्या हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि एक मोल को वैल्यूम बनाना हो तो क्या करते हैं 22.4 से मल्टीप्लाई, तो भाई इसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ रहा है, 9.85 तो आंसर ही नहीं है, अच्छा मैंने 7 लिख रखा है, वो 5 है, आंसर कितना आ रहा है 1.12 लीटर। क्वेश्चन में इस बार वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा गया, मगर कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है,
डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट चिपकाते चले आ रहा है, इतना सा भी चेंज नहीं किया है। बच्चों ने कहा नहीं सर ये तो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग करो। मैंने कहा चलो भाई कुछ अलग करते हैं हम दोनों लोग मिलके, देखें अलग वाला क्वेश्चन है कि नहीं। पहले ये द मास ऑफ कार्बन एनोड प्रोड्यूस इतने ग्राम एल्यूमिनियम, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, मगर मैं ये वाला नहीं कराना चाहता, इससे थोड़ा अलग कराना चाहता हूँ, ये वाला कराना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं उनको उसमें लिख देंगे, जैसे ये क्वेश्चन डिट्टो उसी तरह का है, तो फिर भी कराएंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग वैरायटी सेट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है पीवाई क्यू। अब इसको पढ़ो, ये ध्यान रखना हम लोग जरा सा भी चेंज नहीं करेंगे अपने रूल में, मक्कारी पूरी पूरी यूज करेंगे। पढ़ो, ए मेटल ऑक्साइड हैज द फार्मूला Z2O3, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल। अच्छा, नीट में जब भी क्वेश्चन आता है तो रिएक्शन वो प्रॉपर दे देते हैं, देखो पूरी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देते हैं, दे देते हैं, जेई में तो नहीं देते हैं मगर नीट में आराम से दे देते हैं। देखो, ए मेटल ऑक्साइड हैज द फार्मूला Z2O3, उन्होंने कहा मेटल ऑक्साइड है Z2O3, उसको हाइड्रोजन से रिड्यूस करा रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहा है। क्या मिल रहा है वो साफ साफ लिख रहा है, गिवन फ्री मेटल, सिर्फ मेटल मिलेगा, एंड वाटर, और वाटर मिलेगा। 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज। अभी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ वो तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलता है ना, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, देख लो। मगर हम लोग वही काम करेंगे, पहले रिएक्शन लिखते हैं। देखो मेटल का नाम इन्होंने जेड दिया है हम लोगों को परेशान करने के लिए, जैसे थोड़ा सा मिसमैच हो। बन क्या रहा है, सिर्फ मेटल और वाटर, बैलेंस करो, मेटल दो, हाइड्रो ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, तो फिर हाइड्रोजन 3, पहला काम हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, गिवन कौन है, मेटल ऑक्साइड का मास, अब डिवाइडेड बाई, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में, तो जब गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो देखो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ जेड प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 2AZ प्लस 48 मोल बन गया। ठीक, अब इसकी भी इंफॉर्मेशन मोल में कन्वर्ट करो, कितना दिया जरा पढ़ियो, 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 मोल बन गया। मिलीग्राम दिया है ना, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, दोनों को मोल बनाए। पहला रिएक्शन बैलेंस है, गिवन इंफॉर्मेशन मोल में कन्वर्ट हो गई। अब क्या कह रहा है, जो दिया जाए और जो निकालना हो उनके मोल अपॉन कोफिशिएंट बराबर कर दो। तो देखो ये दिया है और इसका एटॉमिक वेट निकालना है, तो बस इनके मोल अपॉन कोफिशिएंट बराबर करो। देखो लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल, ये मोल है, अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 1, मोल अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 3, तो आ गया 2AZ प्लस 48 इक्वल टू 159.6, 3 से 3 कट गया। अब 10 की पावर -3 इधर आएगा तो ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर उधर कर लो, इसमें 48 माइनस कर दो तो इसको 50 मान लो, तो 109 और 2 जोड़ लो तो 111.6। ये देखो हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया है, रिएक्शन लिखी है, बैलेंस की है, इंफॉर्मेशन को मोल बनाया है और फिर बराबर कर दिया है, यही तो किया है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं, मगर हर क्वेश्चन में कुछ अलग बात पूछी जा रही है, हर क्वेश्चन में कुछ अलग बात पूछी जा रही है। क्लियर है? चलो और देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी, अब रुक जाओ, अब इसलिए रुक जाओ, चलो तब तक ये अलग कर लो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर इट नीडेड टू कंप्लीट बर्न। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखा, उसी तरह का है एक क्वेश्चन के लिए। अब क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो, तो वॉल्यूम के टर्म में डायरेक्ट लिख दो। क्यों, ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एसटीपी तो होता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। हाँ 5 लीटर, आप लोग कह रहे हो तो गलती होगा, सही बताओ सब लोग। तो देखो प्रोपेन, प्रोपेन अपना क्या होता है, C3H8, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर कन्वर्ट हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में। कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 6 4 10। अब इसका लीटर दिया है, तो मैंने कहा है कि यदि एसटीपी पे सब कुछ चल रहा हो तो डायरेक्ट वॉल्यूम के फॉर्म में ही कर दो, मन हो तो मोल के फॉर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई कहे नहीं यार सर हम तो एक ही डर्रे पे रहेंगे, हम तो मोल के फॉर्म में करेंगे, तो मोल बना लो। वॉल्यूम किस पर दिया है, एसटीपी पर, मोल कैसे बनाओगे 22.4 से डिवाइड करके। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, आपकी इच्छा पे है, ठीक है। तो कर लोगे, डायरेक्ट करूं, देखो ये दिया है और ये पूछ रहा है ना, हाँ ये दिया है ये पूछ रहा है, तो मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर बराबर मोल अपॉन कोएफिशिएंट। तो देखो मोल, मान लो किसी बच्चे को वैसे करना है तो वैसे ही कर लो यार, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल वॉल्यूम ऑफ गैस एज एसटीपी डिवाइडेड बाय अपॉन कोएफिशिएंट, ये और ये कट गया, अच्छा 5 है, ये देखो तो कितना आ रहा है। अब जरा थोड़ा सा बातों को आगे ले चलते हैं, इतनी बात सब लोग समझ गए। अब आओ केस, चाहो तो डायरेक्ट करते जाओ मगर थोड़ा मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। क्लासिफाई करने से बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है ना। तो मैंने इसको थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जैसे आप समझ पाओ। कॉन्सेप्ट यही रहेगा हमेशा जो अभी पढ़ाया है, चाहे केस कोई भी चल रहा हो, बस अपनी केस की एक वो आ जाता है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। केस नंबर 2, मतलब कभी कभी सैंपल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें परसेंटेज प्योरिटी का केस बन जाता है। तो पहली बात, परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है इसको थोड़ा सा बताते हैं, है ना। परसेंटेज प्योरिटी क्या चीज होती है इसको बताएं। इससे पहले ये वाला केस करो, ये ज्यादा अच्छा केस है, इजी है। ये यील्ड वाला हो गया, सक्सेसिव रिएक्शन वाला केस कहाँ है, ओए भाई वो केस किधर है। चलो 1 मिनट रुक जाओ, जादू दिखाएं तुम्हें, देखना अभी दिखेगा। है, अब देखो केस नंबर 2 है, मगर पहले ये वाला कराते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सक्सेसिव रिएक्शन क्या होता है जरा देखो, अभी आपको हर बार एक केमिकल रिएक्शन दी जा रही थी, एक से ज्यादा नहीं दी जा रही थी ना। मान लो एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन दी जाए, तब क्वेश्चन को कैसे उठाओगे। देखिए सक्सेसिव रिएक्शन का मतलब होता है जब एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो और वो केमिकल रिएक्शन इस तरह से चल रही हो कि पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं SO2, ये SO2 फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है 2SO3, ये सक्सेसिव रिएक्शन हो गई, है ना। एक से ज्यादा रिएक्शन कैसी भी लिख लो, बस एक से ज्यादा रिएक्शन को सक्सेसिव रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, हम रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देते हैं पहले की,
और पूछते हैं दूसरी के बारे में, तो कनेक्शन नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, आप इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो इसको पूछते थे, इसको पूछते थे। अब हम क्या करेंगे, परेशान करने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन देंगे और पूछेंगे इधर का कुछ, बस ये है। तो ये सक्सेसिव रिएक्शन है। तो ऐसा यदि कोई क्वेश्चन चलेगा तो हमको क्या करना है, ठीक है, यही काम करना है, बस 2 बार करना है, एक बार इस रिएक्शन के लिए, एक बार इस रिएक्शन के लिए, यही काम करना है जो पीछे पढ़ाया है, नया काम हम लोग नहीं करेंगे। तो सक्सेसिव रिएक्शन में क्या होता है, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करता है। ऐसी सिचुएशन में हम मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को 2 बार लगा देंगे। क्यों, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में आने के लिए। आप लोगों ने मुझे पढ़ाया है 1 हफ्ते के अंदर कि सर आप परेशान ना होना, मोल ना तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं और ना चेंज होते हैं, है कि नहीं। तो जितने मोल SO2 के यहां होंगे उतने ही यहां आएंगे, क्योंकि जो SO2 बना है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है दूसरी में, तो मोल चेंज नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये दिया है तो इसके मोल निकाल लिए, वही मोल उठा के यहां डाल दिए, तो फिर इनको इनको बराबर कर दिए। तो एक बार ऊपर बराबर करेंगे, एक बार नीचे, ठीक है। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करने वाला फार्मूला एक से ज्यादा बार लग जाएगा। करना वही है और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो जरा देखो इसका पहले कॉन्सेप्ट दे दे, करना क्या है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो एक से ज्यादा बार यूज करना है, बस। कैसे करना है, क्वेश्चन कराते हैं और बढ़ते हैं आगे। इन लोगों ने तो नहीं दिए होंगे ये क्वेश्चन, मैंने कहीं डिजाइन किया हो तो बात अलग है। इसमें इसमें नहीं, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला, अच्छा ये परसेंटेज यील्ड का है। रुक जाइए बच्चों, मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए मस्त क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने डिजाइन किया आपके लिए, देखिएगा, आपको आंसर बताना है, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ SO3 गैस फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ 320 ग्राम सल्फर, ऑप्शन, ठीक है। अमाउंट पूछा जा रहा है, ऑप्शन 80 और 10, 800 ग्राम, 1600 ग्राम, 400 ग्राम, नन ऑफ दीज। अब जरा देखो यार, मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, तो अब क्या है, सक्सेसिव रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। वो कह रहा है कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है सल्फर की, 320 ग्राम सल्फर, और पूछा ये है अब यार मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो एक ही रिएक्शन में लगता है, दूसरे रिएक्शन में थोड़ी लग जाएगा, इसका इससे थोड़ी इक्वेट हो जाएगा। मगर ये हो सकता है कि हम इससे इसको निकाल लें, फिर इसको इसको इक्वेट कर दें, है कि नहीं। तो जब भी कोई सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो हम एक ही रिएक्शन में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि रिएक्टेंट इसका उठाया प्रोडक्ट इसका उठाया ना, इसमें दिक्कत आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ इक्वेट होगा मगर मोल आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जितने मोल वहां बने हैं उतने ही मोल उठा के आपने यहां डाले हैं, है ना। जितने मोल वहां बने हैं उतने ही मोल उठा के आपने यहां डाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे। तो पहले रूल वही है, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो बराबर कर रहा है। मैं इसके क्यों बराबर कर रहा हूं, क्योंकि यदि इसके मिल गए तो ये मिल गया, और ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। तो मैंने कहा देखो, मोल ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर
डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो मोल बन गया अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो मोल आ गया, कितना आ गया 10 मोल। जो 10 मोल यहां थे वही 10 मोल यहां गए। अब फिर लगा दिया मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, ओ भाई इसके भी 10 ही मोल आ गए। अब मोल को मास बना लो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 80 होता है, 800 ग्राम आ गया। बात समझ पा रहे हो, समझ रहे हो? बस मैं एक चीज की कमी कर रहा हूं आपके लिए, कैलकुलेशन का नंबर इजी रखता हूं, बस वो थोड़ा टफ रखेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? अब आप कह रहे हो एक क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा सर, ये तो आपने किया है, तो मैंने कहा ये वाला आप लोग समझो, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो। देखिए अच्छा बेटा, एक मिनट एक क्वेश्चन देख लो। देखो क्या करो, आपको ये निकालना है, तो यदि इसको निकालना है तो इनमें से किसी एक की इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाए, यदि इनमें से किसी की भी मिल जाएगी तो हम मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर देंगे। अब इनमें से किसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैंने ऊपर झांका, तो ऊपर झांका तुम पता चला यार ये यहाँ पे है, तो ये दिया है तो हम ये निकाल सकते हैं, और ये निकल आया तो मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट से बराबर किए और इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक, वही वैल्यू यहां गई। अब इसके मोल मिल गए तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, तो फिर मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दिया, इसके निकाल लिया, ठीक है? आंसर मास में है तो मोल को मास बना लिया। समझ पा रहे हो? वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, बस 2 बार करना है, और 2 बार करने में इतना ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का पूछा जा रहा है तो वो मॉलिक्यूल ढूंढ लो जो ऊपर भी है, हम ऊपर वाले की हेल्प से इसको निकाल लेंगे और फिर इसकी हेल्प से इसको निकाल लेंगे, ये कह रहा हूं मैं, सही है? अच्छा, इसको आप इसको आप लोग करो। देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बना रहा हूं, what mole of NaOH required to react with carbon dioxide gas if 1.2 gram carbon used in combustion? A, B, C, D, बताओ। देखो मुझे पता है कि तुम लोग बता दोगे, अभी ताजा ताजा पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाया भी होगा कि जैसे तुम जोश में आके जल्दी से गलत आंसर बता दो। बताइए, करके बताओ भाई, डायरेक्ट ना बताओ। ए, पता नहीं, मैं तो क्वेश्चन लिख देता हूं, मुझे याद नहीं रहता, मैं तो बस बी, ए, बी, अच्छा
अच्छा बच्चों ये बताओ, इतनी सारी स्क्रीन ना लगाएं तो क्या दिखता नहीं है क्या? जैसे वो पीछे वाली स्क्रीन की जरूरत है क्या? है? सबसे पीछे वाली तो मतलब वहां वाला यहाँ नहीं दिखता है क्या? अच्छा, नहीं मैं सोच रहा था ले जाऊं यार, फालतू में यहाँ क्या करेंगे। बताइए। ए, देखो हमें ये चाहिए, है ना? इसका मतलब इनमें से कोई एक जरूर मिल जाए। भाई एनओएच चाहिए तो उस रिएक्शन का कोई एक मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम उठा के बराबर कर देंगे। तो या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए या ये मिल जाए। अब हमने देखा कि ऊपर वाली रिएक्शन में कौन है, ये है कि ये है कि ये, तो पता चला ये है, इसकी इंफॉर्मेशन दी है तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर इनको बराबर कर लेंगे। तो इसके मोल बराबर किए, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, मोल बन गया, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो ये मोल ऑफ CO2 आ गया 0.1। क्लियर? अच्छा, मोल अब हम इसके बराबर करने जा रहे हैं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। अब रूल क्या था, रिएक्शन लिखो और बैलेंस करो। मैंने क्या किया, नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं किए, और सिर्फ इसलिए नहीं किए कि भाई कुछ काम तो तुम भी करो, हैं डॉक्टर तुम बनोगे, सही है। अच्छा, बैलेंस नहीं हो रहा टू से, दो एन ए, एक कार्बन एक कार्बन, चार ऑक्सीजन, तीन एक चार ऑक्सीजन, बैलेंस तो है बैलेंस है ना? तो भाई अब मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो NaOH के मोल आ गए 2 इंटू मोल ऑफ CO2। CO2 के मोल कितने हैं? 0.1, तो 0.2 मोल आंसर आ रहा है। 0.2 ये दिया है, 0.1 नहीं आएगा। ठीक है, आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ताजा ताजा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो चिपका तो दो गई। अच्छा, अब केस नंबर नेक्स्ट। हाँ टाइम हो रहा है ना, अभी कहाँ हुआ यार? क्लास कितने बजे खत्म होती है? 4 मिनट है ना, तो 4 मिनट वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। नहीं, परसेंटेज प्योरिटी अभी पढ़ाई नहीं है। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अभी स्टाइक्योमेट्री के कोई क्वेश्चन ना लगाए, स्टाइक्योमेट्री छोड़कर आप पूरा एमपीएस और आरपीएस लगा सकते हो, मैं लिख के भिजवाया था। स्टाइक्योमेट्री अभी खत्म नहीं है, सारे केस खत्म नहीं है, अभी 4-5 केस बाकी हैं। परसेंटेज प्योरिटी, ईल्ड, ठीक है, परसेंटेज ईल्ड, जब मिक्सचर रिएक्शन करेगा तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो अभी 4-5 केस इसके बाकी हैं। फिर एक केस बाकी है लिमिटिंग रेजेंट, हाँ वो तो मान लो एक अलग हो गया ना। स्टाइक्योमेट्री में 4-5 केस, वैसे तो अभी स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और लॉज, दो चीजें बताइए। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी बता दूंगा, पेपर में आता कम है मगर बता दूंगा, मान लो आ जाए तो। हाँ, इसका आंसर जल्दी से बताओ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस दिस दिस, बताओ भाई। अभी कराया है सॉल्ट के मिक्सचर को क्या करोगे, तो देखो डरना नहीं, यदि ज्यादा पेन चलाना पड़ जाए तो फिर फायदा क्या है पढ़ाने से। नाइट्रेट आयन के क्या चाहिए,
कंसंट्रेशन। तो मोल किसके चाहिए? नाइट्रेट आयन के। भाई के पास है, भाई के पास नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, भूल जाओ। अब जितने मोल AgNO3 के होंगे उतने ही मोल नाइट्रेट आयन के होंगे। M इंटू वी इक्वल है, तो इक्वल में जो मन है वो मान लो, 1 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, V मान लो, जो मन है मान लो, बराबर मानने हैं। तो अब 1 मान ले, आप कुछ भी मान सकते हो मगर ध्यान रखना। तो भाई 0.1 इंटू 1, तो मोल आ गए 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इक्वल है। तो तुमने 1 माना है तो 1 इसका भी है, 1 इसका भी है, तो 1 1 मिलके 2। सही है? जिसको V मानना है तो V मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा, सब कुछ यही है। भाई V मानोगे तो मोल कितने आएंगे, और वो नीचे 2V हो जाएगा, V वैसे भी कट जाएगा। तो कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में मंडे को जो होगी, कल क्लास है? कल नहीं है, अच्छा। तो मंडे को जो क्लास होगी उसमें ये स्टाइक्योमेट्री वाला पूरा पोर्शन खत्म किया जाएगा, आई थिंक यही खत्म होगा। और इसके बाद यदि टाइम बचता है तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और फिर इसके बाद लॉज। ठीक है? आप सभी बच्चे MPS और RPS मंजिल प्रैक्टिस सीट और रिवीजन प्रैक्टिस सीट लगा सकते हो। बस स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन मत करना, लॉज के क्वेश्चन मत करना। हाँ, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मगर चलो कल मंडे को बताऊंगा, आज आधी जनसंख्या है। तो क्या है, मैं ये चाह रहा था कि जैसे पढ़ा दिया उसके बाद एक टेस्ट भी ले लूं। ऐसे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाएगी कि मतलब बच्चों को कहाँ बुलाया जाए, कब बुलाया जाए, दिक्कत आती है उसमें। तो मैं टेलीग्राम पे ले लूंगा, कोई चैप्टर खत्म करेंगे, आपको 2 दिन का समय देंगे। जैसे मतलब भाई क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बच्चा अपनी पूरी तरह से प्रिपरेशन कर ले, फिर उसका एक टेस्ट कर लिया करेंगे, और उस टेस्ट का डिस्कशन यहाँ कर दूंगा, है ना? तो इस तरह से कर लेंगे, यहाँ कर देंगे या YT पे कर देंगे या कहीं कहीं कर देंगे उसको डिस्कस, ठीक है ना? तो आप आराम से करोगे, तो मैं कल आपको बता दूंगा, और फिर टेलीग्राम पे ये काम करते रहेंगे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो जाएंगे कि भाई तुमने DPP पढ़ लिया, असाइनमेंट कर लिए, और फिर उसके बाद एक टेस्ट भी कर लिया। तो ये हुआ, एक पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। जिसके टेस्ट में नंबर कम आए वो अपने को एनालाइज करे, बताए कि सर यार ऐसे ऐसे इतने इतने नंबर कम है, तो ये पता चलेगा कि यार उसके नंबर बढ़ाने कैसे हैं, वो अपनी कमियां ढूंढे, बढ़ाए। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा ये जरूरी है कि हम अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के इंप्रूव होते रहे, नहीं तो बस हम पढ़े जा रहे हैं मगर कमियां नहीं देख रहे हैं। ठीक है? तो बाकी मिलेंगे कल क्लास में, कल या परसों जब भी होगी।